हेलो गाइस, वेलकम टू फर्स्ट फ्यूचर क्लासेस। हम क्लास 10th का जो साइंस है उसमें का केमिस्ट्री का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की बात करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का कार्बन एंड कंपाउंड्स को पूरे चैप्टर को इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। तो हमने दो बुक्स रखी हैं, एक ऑल इन वन है जो कि क्लास 10th का साइंस का, और एक हमने केमिस्ट्री ऑल इन वन और एक एनसीईआरटी बुक्स रखी है। तो हम लोग दोनों बुक को प्रेफर करके एक अच्छी सी वीडियो कंप्लीट करेंगे। पूरा वीडियो लेक्चर इसी में कंप्लीट हो जाएगा और आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और एंजॉय करते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फर्स्ट फ्यूचर क्लासेस को। हम पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में विथ सोल्यूशन एंड कंसेप्ट न्यूमेरिकल सब हमारे चैनल पर अच्छे से मिल जाएगा क्लास 10th का। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, देखिए जो हम लोगों का क्लास 10th का चैप्टर का 4th है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें देखिए जो भी जितने भी टॉपिक्स हैं उनको बारी बारी पूरा क्लियर किया जाएगा, जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो वीडियो में टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं फटाफट। तो हम लोग की फर्स्ट टॉपिक जो है बॉन्डिंग इन कार्बन द कोवैलेंट बॉन्ड, तो इसको हम लोग पूरा अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। हेलो गाइस, तो देखिए सबसे पहले हम अपना चैप्टर नेम डाल लेते हैं, चैप्टर 4th कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो हम लोग अपना चैप्टर नेम डाल लिए। अब देखिए सबसे पहले आपको पूरा देखिए बेसिक से कंसेप्ट क्लियर कराया जाएगा और हायर लेवल तक की कोई भी चैप्टर में आपको क्लियर करने में, कोई भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में, कोई भी कंसेप्ट सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को एक वर्ड दिखता है कार्बन, तो हम लोग इसको कार्बन को पहले जान लेते हैं क्या होता है कार्बन। कार्बन, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा मोड़ा जान लेते हैं। देखिए कार्बन क्या होता है। कार्बन इज द कार्बन इज द थर्ड most important element after oxygen and हाइड्रोजन किसके लिए? फॉर एग्जिस्टेंस देखिए क्या था, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। देखिए कार्बन इज द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट आफ्टर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। देखिए दोस्तों, इससे स्टूडेंट, इससे क्या होगा कि आपका एक तो नोट्स बनते भी जाएगा, आपका लेक्चर भी क्रिएट होता जाएगा और उससे आपका एक कंसेप्चुअल लेक्चर्स हो जाएगा, जिससे आप नोट्स भी बना सकते हैं और अपना पीडीएफ भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं, ठीक है। तो और आगे देखिए, ये जो कार्बन है ये लैटिन वर्ड कार्बन एक लैटिन वर्ड, जिसको लैटिन वर्ड में क्या करते हैं, लैटिन वर्ड कार्बन का लैटिन वर्ड है जिसको हम लोग कार्बो कहते हैं। कार्बो का मतलब क्या होता है, कोल। कार्बो का मीन्स क्या होता है, कोल, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिए। उसके बाद हम लोग बताते हैं जो अर्थ, कार्बन द अर्थ क्रस्ट प्रेजेंट कार्बन कितने अमाउंट में, 0.02%। एंड एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रेजेंट है, 0.03%। ये सब अब थोड़ा मोड़ा कंसेप्ट याद रखना ज़रूरी है हम लोगों को। तो हम लोग डायरेक्ट आते हैं अपने कोवैलेंट। देखिए कोवैलेंट जो हम लोग की टॉपिक थी, कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड। कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, तो हम लोग इसको देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होती है। जो वर्ड आते रहते हैं उनको भी देखना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होता है, तो उसका मैं डिफिनेशन आपको बता देता हूँ। देखिए इससे नोट्स भी आपका क्लियर होता रहेगा।
कोवैलेंट बॉन्ड क्या था आपको जानना जरूरी है। देखिए तो देखिए कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवैलेंट बॉन्ड देखिए द बॉन्ड जो बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग जो बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द एटम आइदर सेम और डिफरेंट एटम नोन एज ए कोवैलेंट बॉन्ड मीन्स जो बॉन्ड कौन से बॉन्ड जो बॉन्ड अपने एटम को शेयर करते हैं एक दूसरे अपने एटम को शेयर करते हैं वो डिफरेंट एटम से डिफरेंट एटम के एलिमेंट से। देखिए जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है आपके सामने दो पेन है। तो देखिए ये पेन ब्लू है और ये ब्लैक है। ठीक है तो ये दोनों डिफरेंट हुए। अगर दोनों ब्लू रहती अगर ये दोनों अपने कार्बन को अपने बॉन्ड को शेयर करते मतलब कि अपने एटम को शेयर करके एक बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एक ये बॉन्ड है एक ये एटम है ठीक और ये एटम है। इसने कुछ अपना एटम दिया और इसने दोनों साझेदारी कर ली मतलब कि दोनों ने शेयरिंग कर ली और दोनों शेयर करके एक बड़ा सा बॉन्ड बना दिया। तो इस तरह के बॉन्ड को क्या कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके क्या करते हैं एक नया बॉन्ड बना लेते हैं। वो क्या कहलाते हैं उस टाइप के क्या कहलाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है उस टाइप के बॉन्ड क्या कहलाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो अब कार्बन की बात कर रहे थे तो देखिए कार्बन अब कार्बन पर आते हैं। कार्बन की देखिए इसका एटॉमिक नंबर देखिए एटॉमिक नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है 6। एटॉमिक मास को ए से रिप्रेजेंट करते हैं 12 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है KLMN होता है KLMN। तो देखिए के पहले इस के वाले सेल में कितना होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल में 8 तो 8 2 गया और यहाँ पर 6 4। ठीक है यहाँ पर 4 लास्ट सेल में कितना लास्ट सेल है एल सेल है। तो आपको देखिए एल सेल हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको पता चल गया। अब मैं बता देता हूँ एक बात आपको। देखिए जो ये एटॉमिक मास है एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है। एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है तो कैसे निकाला जाता है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक मास। ये फार्मूला है आपने 9th में पढ़ा होगा। ठीक है उसके बाद मैं आपको एक सेल बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि एक छोटा सा सेल है इसमें होता है न्यूट्रॉन होता है उसमें प्रोटॉन भी होता है पॉजिटिव चार्ज और ये सब ऑर्बिट है। ये देखिए फर्स्ट सेल में कितने होंगे 2 इलेक्ट्रॉन एंड द सेकेंड फर्स्ट सेल में किसमें के में फर्स्ट सेल है तो के में 2 इलेक्ट्रॉन और एल में देखिए एल में 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 तो ऑर्बिट ये एल ऑर्बिट हो गई। ठीक है सेल। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया कार्बन का। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जैसे इलेक्ट्रॉन देखिए अब इसके बाद एक लिखते हैं कार्बन जैसे कार्बन क्या है कार्बन एक टेट्रा वैलेंट है जिसकी वैलेंसी क्या है 4 वैलेंसी। ठीक है जिसकी वैलेंसी 4 होती है वो टेट्रा वैलेंट होता है। अब देखिए अब जैसे कार्बन के पास 4 है 4 आउटर मोस्ट सेल में है। ठीक है आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इसको या तो अपने ऑक्टेट को कैसे कंप्लीट करेगा तो लिखेंगे यहाँ पर कैसे लिखेंगे कार्बन completed his octet 2 ways। 2 रास्ते से कंप्लीट करेगा कौन से तो पहला होगा it could be gain 4 electrons
4 electron to form C4 anion, ठीक है। 4 पॉजिटिव क्या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, 4 निगेटिव, ठीक है। एनायन, और दूसरा किस माध्यम से पूरा कर सकता है, इट कैन कुड बी लूज 4 इलेक्ट्रॉन, या तो ये गेन करेगा या तो लूज करेगा टू फॉर्म, तो कैसे फॉर्म, क्या फॉर्म कर लेगा, C4 पॉजिटिव कैटायन। तो आपको दो वर्ड दिखे होंगे, एनायन एंड कैटायन, यहाँ पर लास्ट में एनायन एंड कैटायन। तो क्या होता है इनको बता देता हूँ, एनायन कैटायन। एनायन क्या होता है, निगेटिव चार्ज, जिसके पास निगेटिव चार्ज था उसको एनायन कहते हैं, निगेटिव चार्ज, और जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है उसको क्या कहते हैं, कैटायन, ठीक है। आपको ये भी क्लियर कर दिया मैंने आराम अच्छे से, तो आपको हर बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा। देखिए आपसे पूछता है जब भी है कि कार्बन अपने ऑक्टेट को कैसे कंप्लीट करेगा, तो आप कहेंगे इट कुड, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। तो क्या करेगा, तो जब भी गेन करेगा तो 4, इसका फॉर्म कैसा हो जाएगा, C⁴ निगेटिव एंड एनायन, और जो जब भी लूज करेगा तो C⁴ पॉजिटिव कैटायन, ठीक है। आपको ये ध्यान देना है। उसके बाद हम लोग की सेकंड हेडिंग जो है, सेकंड क्या है तो देख लेते हैं हम लोग, सेकंड क्या है इसमें, थोड़ा सा आगे है, देखिए, ठीक है। उसके बाद इसको देखिए यहाँ पर ही दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो हाउ टू कंप्लीट ऑक्टेट वाला, तो कैसे ऑक्टेट करता है, C4 कार्बन का गेन करके और 4 कार्बन को लूज़ करके, तो ऐसे कर लेता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है। आपको उस पर बाद यहाँ पर मेल्टिंग एक ग्राफ दिया हुआ है, तो इसको आपको बाद में बताऊँगा, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि देखिए कुछ यहाँ पर दिया है, बॉन्डिंग दी है, तो इसको भी बताते चलते हैं आपको, ठीक है। तो सम लिखते हैं, सम एग्जाम्पल्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्डिंग, जो हम लोग ने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा उसकी एग्जांपल्स। तो हम लोग पहला इसमें देखते हैं, पहला लिखते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स H2। तो देखिए H2 तो सबसे बेसिक है और सबसे आसान भी है। तो हम लोग देखिए पहले लिखेंगे कौन सा एलिमेंट, पहले एलिमेंट लिखेंगे, कंसेप्ट क्लियर करेंगे पहले अपना। जब एलिमेंट लिखेंगे हाइड्रोजन, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, पहले एटॉमिक नंबर लिखेंगे 1 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के में 1 है तो 1 ही सेल होगा, ठीक है। अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 से इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, या तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या तो एक इलेक्ट्रॉन का इन्वायरमेंट, तो क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा अपने जैसे ही एक से बॉन्डिंग करेगा। तो कैसे बॉन्डिंग करेगा देखिए, अब देखिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो पहले अब लिखेंगे बिफोर कॉम्बिनेशन, अपने देखिए क्या कर, पहले आप लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे इट हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स के सेल, इसके के सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, के सेल एंड नीड 1 more electrons to fill the K cell, ठीक है, टू द फिल के सेल। तो हम इसको देखिए, अब इसको लिखेंगे बिफोर कॉम्बिनेशन। पहले आपको ये सब लिखना है कि जैसे बेसिक है, कौन सा एलिमेंट, बोर्ड में ऐसे लिखेंगे, एलिमेंट हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाएंगे। उसके बाद बस एक थोड़ी सी लाइन लिखेंगे जो इसमें दी हुई है, इट हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है के सेल में,
एंड नीड एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत, इसमें 2 होता है, इसमें 8 होता है, इसमें 18 होता है, इसमें 32 होता है। टू फिल करने के लिए हाईएस्ट सेलिंग इलेक्ट्रॉन कितने फिल हो सकते हैं एक सेल में। अब इसको एक 2 यहाँ पर करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, मोर 1 इलेक्ट्रॉन टू फिल द सेल, के सेल। ठीक है, तो बिफोर कॉम्बिनेशन लिखेंगे। देखिए एक हाइड्रोजन हो गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, प्लस ये हो गया और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये क्या है, हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन, अब ये हाइड्रोजन एटम है। अब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास जब ये कहेगा कि मुझे दे दो तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ये वाला कहेगा कि मुझे भी दे दो, मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो ये दोनों क्या करेंगे, अपने में शेयरिंग कर लेंगे। क्या करेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। देखिए कैसे शेयरिंग कर, तो इसके आप लिखेंगे आफ्टर कॉम्बिनेशन, जब ये लोग कंबाइन हो जाते हैं तो उसके बाद कैसा इसका फिगर होता है। तो देखिए आफ्टर कॉम्बिनेशन में देखिए इन्होंने कहा भाई कि एक मुझे दे दो, एच वाले ने कहा था कि मुझे दे दो, एक इनका हो गया भाई साहब का, इन वाले का, और एक इनका हो जाएगा, एक इनका हो गया, और इन्होंने भी कहा भाई मुझे भी दे दो। अब देखिए इनका भी 2 कंप्लीट हो गया। अगर इस सर्कल से देखें, देखिए अगर इसको छुपा लेते हैं, बस इस वाले सर्कल लेकर देखते हैं, इस वाले सर्कल को, तो इनके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर इसको छुपा लेते हैं, इनको देखते हैं, तो इनके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो देखिए इनका ऑक्टेट क्या हो गया, पूरा हो गया। तो हम लोग लिखेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, एच, बॉन्डिंग कितनी की, एक की है, तो कितना हो जाएगा, H1। तो ऐसे ही हम आपको बताते हैं। देखिए आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको देखिए ऐसे लिखना है, कितने रिक्वायरमेंट है क्या है, तो बहुत आसान सा है। अभी देखिए एक बताते हैं, एकदम सिंपल वे बताएंगे, उसके बाद आपको दूसरा बताएंगे, बहुत ईजी वे में आप समझ जाएंगे। जैसे आपको एक ऑक्सीजन का देते हैं, लेंगे फॉर्मेशन, क्या, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो देखिए पहले आप लिखेंगे एलिमेंट कौन सा, आप वो लिखिए चाहे मत लिखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ अभी, जब समझ जाएंगे तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। एलिमेंट ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, KLMN सेल होती है, 8 है, इसको 2, पहले में इसमें 2 होता है, इसमें 8 होता है, इसमें 18, इसमें 32। ठीक है, तो इसमें 2 गया तो कितना बच गया सेल लेफ्ट, 6 हो गया। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे आप, यहाँ पर लिखेंगे क्या, इट हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन in its outermost सेल। इसकी लास्ट सेल कौन सी, के वाली, एल सेल है। ठीक है, एल सेल है, तो आउटर मोस्ट सेल कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो लिखेंगे एंड 6 इलेक्ट्रॉन एंड इट नीड फॉर 2 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट सेल, टू कंप्लीट द एल सेल। अपनी एल सेल को कंप्लीट करने के कितने मोर इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे आप, पहले एक आप यहाँ पर फिगर बनाएंगे इनका ओ का, तो यहाँ पर देखिए 1 2 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया। इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, आउटर मोस्ट सेल में जितना रहेगा उतना ही इसमें भरेंगे, प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया, इनका हो गया ओ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इनके पास भी 6 हो गए। अभी इसको भी 2 क्या हो सकता है, इसको भी 2 क्या हो सकता है, जब ये दोनों अपने में शेयरिंग कर लेंगे, जब दोनों शेयरिंग करेंगे तो इनके पास भी 8 हो जाएगा, इनके पास भी 8 हो जाएगा। देखिए कैसे, ये जो 2 कॉमन दिख रहे हैं इन्हीं को कॉमन कर लेंगे, इनके पास भी 8 हो जाएंगे। देखिए आफ्टर शेयरिंग, तो इनका फिगर कैसा आ जाएगा आफ्टर शेयरिंग के बाद,
एक इनका हो जाएगा और एक इनका हो जाएगा, इनके पास भी हो जाएगा, इनके पास भी हो जाएगा, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो इनका हो गया, दो इनका हो गया, दो इनका हो गया, ऊपर वाला दो, नीचे वाला दो, ठीक है, दो दो इनका नीचे वाला गया, और उनके पास चार था ही पहले से। तो देखिए गिनते हैं, अगर इसको छुपाते हैं तो इनका कितना होगा, एक, इसको छुपाते हैं तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ कार्बन हो गए। अब इसको छुपा लेते हैं तो इनका कितना होगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ कार्बन हो गए। तो इनका ऑक्टेट कितना हो गया, पूरा हो गया। इसमें आठ आठ एट इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी तो एट पूरा हो गया। तो इसका कितने डबल बॉन्डिंग है, एक बॉन्ड दो बॉन्ड लिखेंगे, वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ऐसे बॉन्डिंग बनाते हैं। अब आपको एक बॉन्डिंग बना देते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ एक H2O को बता देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ H2O। तो आप सीख जाएंगे फटाफट से सब बॉन्डिंग बनाना। देखिए पहले इसमें कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। पहले लिखेंगे एलिमेंट, एलिमेंट कितने हैं, तो एलिमेंट लिखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं, दो हैं, दो हैं, हाइड्रोजन कितने, दो हैं, एंड ऑक्सीजन वन, ऑक्सीजन की वन है, ठीक है। तो आप लिखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बारे में लिखेंगे एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इसका कितना है, वन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वन है। अब ऑक्सीजन का लिखेंगे, ऑक्सीजन का भी लिखेंगे एटॉमिक मास, अरे एटॉमिक नंबर, यहाँ पे एटॉमिक नंबर होगा, सॉरी, एटॉमिक नंबर कितना हुआ, इसका हो गया एट, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया, टू और सिक्स, ठीक है, टू और सिक्स, टू और सिक्स हो गया। तब देखिए, अब देखिए क्या होता है, देखिए इसको कितने की रिक्वायरमेंट है, तो आप लिखेंगे इट, लिखेंगे इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हैविंग वन एंड सिक्स respectively outermost cell electron and required hydrogen one and oxygen two electrons, complete octet, ठीक है, ऑक्टेट, ऑक्टेट नहीं लिखेंगे, कंप्लीट इन हिज सेल, अपने सेल को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीजन को हाइड्रोजन की एक ज़रूरत है, तो आप लिखेंगे, पहले आप ड्रॉ स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देखिए स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, आपको एक ऑक्सीजन बनाना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसा होगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, एक, तो देखिए ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, आउटर मोस्ट सेल सिक्स, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है, ये छः। तो देखिए हमने, हाँ, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा कर लिया। अब हाइड्रोजन का एलिमेंट ले लिया एक, इसमें एक एलिमेंट है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन का लास्ट एक है, तो एक एलिमेंट ऐसे बिंदु की तरह ले लिया, डॉट की तरह, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, दो हाइड्रोजन है। तो देखिए अब जब ये यहाँ लिखेंगे बिफोर कॉम्बिनेशन, अब कॉम्बिनेशन जब होगा, आफ्टर कॉम्बिनेशन, अब यहाँ लिखेंगे आफ्टर
कॉम्बिनेशन, जब कॉम्बिनेशन होगा तो देखिए इसको एक हो सकता है, ये इससे ले लेगा, इसको एक हो सकता है, यहाँ इसको दो है, इसको एक हो सकता है। देखिए कैसे होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दो इसके पास, दो ऊपर, दो ऊपर, एक यहाँ पर, एक इसके पास हाइड्रोजन। अब देखिए ए इससे ले लेगा एक, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं, दो इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं। देखिए इसके पास एक इसका इलेक्ट्रॉन खुद का था, एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, और ये भी ले लेगा इससे, इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन। तो अब ऑक्सीजन कहेगा भाई मुझे भी दे दो सब, तो ये इनसे पूरा ले लेगा, मतलब इनके पास इतना है। तो इसके पास कितना होगा, आप खुद काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑक्सीजन, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, ऑक्टेट भी कंप्लीट कर लिया। इनसे पूरा ले लिया, एक इससे लिया, एक इससे लिया, दो हो गए, 6 इसके पास खुद थे। तो ऐसे करते हैं, क्या करते हैं, ऐसे बॉन्डिंग बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड को करते हैं, ठीक है। तो हम लोग कुछ, अब देखिए हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। प्रॉपर्टी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड देखते हैं, पहले देखते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड have low boiling and melting point. Covalent bond have low boiling and melting point. अब लिखेंगे, अब जैसे पूछ दिया क्यों, तो लिखेंगे because due to small intermolecular force of attraction between the atom. क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड हैविंग लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज द स्मॉल इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम। दूसरी, कोवैलेंट बॉन्ड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोवैलेंट बॉन्ड और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसको पूछ दे बिकॉज, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ बिकॉज इनके पास देखिए absence ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, absence ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन बचता नहीं, इसके कारण ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको दो प्रॉपर्टी हमने बता दी कोवैलेंट बॉन्ड की। इसके बाद हम लोग की नेक्स्ट जो टॉपिक है आपको बुक से दिखा देते हैं। बुक से दिखाने के बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग की आती है एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ये आती है, तो इसको पढ़ लेते हैं एलोट्रॉप ऑफ कार्बन को फटाफट, ठीक है। तो देखिए एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एंड देयर प्रॉपर्टीज। देखिए एलोट्रॉप्स क्या होता है, पहले सबसे यहाँ पर वर्ड है एलोट्रॉप्स, तो पहले आपको एलोट्रॉप्स की एक डिफिनेशन मैं लिखवा देता हूँ, उसको समझाऊंगा भी, ठीक है। एलोट्रॉप्स क्या होता है, तो देखिए एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, एन एलिमेंट, जैसे कि एलोट्रॉप मतलब क्या होता है, प्रारूप, जैसे प्रारूप मतलब किसी का हम शकल कह सकते हैं आप, जैसे एन एलिमेंट, एक एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर दैन वन फॉर्म, मतलब एक एलिमेंट के कई रूप, एंड ईच फॉर्म हैज़ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, और एक अलग अलग फॉर्म के अलग अलग प्रॉपर्टी होती हैं, बट लेकिन
आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को क्या कहता है, आइडेंटिकल किया जाता है। कहने का मतलब कि एक एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म हो सकते हैं और इस फॉर्म के उनकी अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन उनकी आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पहचाना जा सकता है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पहचाना जा सकता है, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो आइए हम लोग कार्बन के एलोट्रॉप्स उनको देख लेते हैं, तो लिखते हैं कार्बन एग्जिस्ट डिफरेंट एलोट्रॉप। तो पहला इसका क्रास्टलाइन फॉर्म, दूसरा है नॉन क्रास्टलाइन फॉर्म। अब देखिए क्रास्टलाइन है नॉन क्रास्टलाइन फॉर्म। तो क्रास्टलाइन में कौन कौन से आते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फ्लोरेंस, ठीक है। डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर फ्लोरेंस, और इसमें क्या आते हैं, कोल, चारकोल और लैम्प ब्लैक ETC, ठीक है, ये सब आते हैं। तो क्रास्टलाइन में कौन कौन आते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरेंस, और नॉन क्रास्टलाइन फॉर्म में कौन आते हैं, कोल, चारकोल, लैम्प ब्लैक ETC, ठीक है। तो ये सब क्या है, कार्बन के प्रारूप हैं, एलोट्रॉप्स हैं। तो अब हम लोग को जो पढ़ना है क्लास 10th में वो क्रास्टलाइन फॉर्म, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरेंस, ठीक है। तो पहला तो टॉपिक है डायमंड को पढ़ते हैं। तो हम लोग डायमंड को पढ़ते हैं। देखिए डायमंड, तो डायमंड में सबसे पहले हम लोग जनरल प्रॉपर्टीज़ की देखते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज़, तो देखिए जनरल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। वीडियो को एंजॉय करते रहिए अच्छे से, जो जहाँ पर भी नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करिएगा, हम पूरे अच्छे से उसको फिर से एक बार समझा देंगे, ठीक है। इट इज़ अ, मतलब जो डायमंड होता है देखते हैं आप, कलरलेस होता है, इट इज़ अ कलरलेस। दूसरी, इट इज़ कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। इट इज़, देखिए क्या होता है, इट इज़ कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट, या कलर बिना कलर का होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके इस पार से उस पार देखा जाए, एक पार इस पार से उस पार, मतलब अपारदर्शी, ठीक है। उसके बाद इट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, इट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस। अब ड्यू टू क्यों, ड्यू टू इट्स हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने के कारण, ठीक है। तीसरा बात है, इट इज़ क्वाइट हैवी एंड एक्सट्रीमली हार्ड, एक क्वाइट हैवी एंड एक्सट्रीमली हार्ड, ठीक है। इतनी टॉपिक आपको बताई जा रही है, आप सब अच्छे से लर्न कीजिए। और क्या होता है इसको, इट इज़ नोन एज हार्डेस्ट न्यूट्रल सब्सटेंस, इसको हार्डेस्ट न्यूट्रल सब्सटेंस भी कहा जाता है। जैसे आपको एक नंबर में पूछा जा सकता है कि हार्डेस्ट न्यूट्रल सब्सटेंस क्यों कहा जाता है इसको, इट हैज़ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। और एक लास्ट है जो, इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो भी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, तो अगर उसका कोई भी क्वेश्चन पूछा था वाई क्यों होते हैं, तो आप लिखेंगे एब्सेंस, क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन,
एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। सबसे आसान सा यही आंसर 1 नंबर का है कि एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर लिख देंगे तो कोई भी नहीं काट सकता आपका आंसर, ठीक है। तो क्यों होते हैं एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद हम लोग इसका स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। देखिए डायमंड का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, डायमंड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो देखिए डायमंड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो डायमंड स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड का देख रहे हैं। तो डायमंड का स्ट्रक्चर क्या है। इट इज़ अ गैंट मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एटम इन विच ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड ऑफ 4 other carbon atom forming a rigid three-dimensional network structure which is responsible for its hardness। ठीक है, तो मतलब क्या कर रहा है, ये जो कार्बन एटम है, तो आप जानते हैं जो डायमंड है, डायमंड कार्बन का बना होता है। तो वही बता रहा है कि डायमंड जो है कार्बन का बना होता है। और जो जैसे कि आप फिगर में देख रहे होंगे कि बोला है कि ईच कार्बन एटम, जैसे पूरे कार्बन से बना है, तो जो एक कार्बन एटम है, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड। एक कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से बना हुआ है, एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से बॉन्डेड है, बंधा हुआ है। तो बॉन्डेड 4 कार्बन एटम, आप यहाँ से देखिए ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड 4 अदर कार्बन एटम। अब उसी के कारण फॉर्म करता है रिगिड थ्री डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस। यही इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब यही रिस्पॉन्स करता है, इसके रिस्पॉन्सिबल है। इसके हार्डनेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसका 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। आपका अगर पूछ देता आपसे कि डायमंड का वाट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस ऑफ डायमंड, तो आप कहेंगे कि यहाँ से लिखेंगे सर। देखिए यहाँ से लिखेंगे कि ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड ऑफ इन ए डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम फॉर्मिंग अ रिगिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नेटवर्क स्ट्रक्चर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस। ठीक है, उसके बाद कहते हैं देखिए ए लॉट मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए लॉट मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक हार्डनेस ऑफ डायमंड। मतलब जो डायमंड होता है, मैंने आपको बताया था कि डायमंड बहुत ही क्वाइट हैवी होता है। देखिए बहुत ही एक्सट्रीमली हार्ड होता है। तो डायमंड जो बहुत ही एक्सट्रीमली हार्ड होता है, तो इसके कारण इसको क्या कहता है, तोड़ने में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये बताएगा। इसी के कारण इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होती है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, इस एक स्ट्रक्चर पे इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, 3 डायमेंशनल। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल है। एक कार्बन एटम पे एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से बना हुआ है। एक ठीक है, 1 2 3 4 4 कार्बन एटम से बना हुआ है। एक कार्बन एटम है बीच वाला, 1 2 3 4 से बना हुआ है। फिर एक कार्बन वाला एटम है। ठीक है, अब इसका 4 बनेंगे, 1 2 3 4 ऐसे बनेंगे। अब ये 1 2 3 4 बनेंगे, ऐसे से बन देंगे। उसके बाद आप ऐसे इसका स्ट्रक्चर का मैं एक वीडियो डाल दूँगा आपको, कैसे पूरा डिटेल कैसे बनाना है इसका, और एक ग्रेफाइट का और बकमिस्टर फ्लोरेंस का। ठीक है, तो उसका मैं डाल दूँगा, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा अच्छे से। तो आपको एक नोट पॉइंट है यहाँ पर है कि डायमंड, मतलब एक नोट पॉइंट आप इसको लिख लीजिएगा अच्छे से। देखिए क्योंकि देखिए डायमंड को सिंथेटिकली मतलब आर्टिफिशियली भी उसको क्या किया जाता है कि सिंथेसाइज किया जा सकता है, प्रिपेयर्ड किया जा सकता है। तो कैसे प्रिपेयर्ड किया जाता है उसको देख लीजिए, आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो देखिए कैसे, तो डायमंड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय आर्टिफिशियल। तो जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ, कैसे, तो लिखेंगे डायमंड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय आर्टिफिशियल इन द प्रेजेंस ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर किसी भी कार्बन, मतलब एक कार्बन है, जैसे एक कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन है, लेट सपोज दिस इज़ कार्बन। अगर इसको हम लोग बहुत ही हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर में रखा जाए, तो ये क्या होता है, कुछ समय बाद ये क्या एक डायमंड का रूप ले लेते हैं, एक डायमंड बन जाता है, सिंथेटिक डायमंड बन जाता है। ठीक है, एक सिंथेटिक डायमंड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो इसी को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो आपको 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ इज़ प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियल डायमंड। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, डायमंड कैन बी प्रिपेयर्ड, लिख देंगे ए कार्बन इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ डायमंड इन द
प्रेजेंस ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। बहुत आसान सा चैप्टर, आसान सा क्वेश्चन था कि मैंने इसको पहले से लिख लिया है ग्रेफाइट का भी, तो ग्रेफाइट और बकमिस्टर फ्लोरेंस का लिख के उसके बाद मैं आपको बताते चलता हूँ। देखिए ग्रेफाइट क्या होता है, इसकी जनरल प्रॉपर्टी क्या है उसी को, तो इट इज़ अ ग्रेइश ब्लैक, ए ब्लैक ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है। उसके बाद क्या है, इट इज़ ओपिक्यू सबस्टांस, जिसके आर पार ना दिखा जाए। जैसे एक सबस्टांस है, जैसे मैंने एक पेज लिया है, तो एक क्या है ओपीक्यू सबस्टांस है, इसके आर पार न दिखा जाए। इधर से अगर देखेंगे तो इस पार नहीं दिखेगा, तो ओपीक्यू सबस्टांस है। देखिए जैसे एक ब्लैक कलर का क्या होता है, ग्रे ब्लैक है, तो इसके इस यहाँ से देखेंगे तो इस पार नहीं दिखेगा अगर ओपीक्यू सबस्टांस रहेगा तो। ठीक है, यही कहना चाहता है। और ये इट इज़ लिख रहे हैं, बोला इट इज़ लाइटर, इट इज़ लाइटर देन डायमंड, मतलब लाइटर देन डायमंड। हल्का होता है, स्मूथ होता है एंड स्लिपरी टू टच, टच करने में क्या होता है, स्मूथ होता है एंड स्लिपरी होता है। तो इसके बाद मैंने लिख के रखा हुआ है। उसके बाद मैं समझाने वाला जब पार्ट आएगा तो मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है, देखिए इसके बाद क्या बोलना है, इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो मैंने आपको बताया था कि डायमंड बैड कंडक्टर था बट ग्रेफाइट गुड कंडक्टर। तो डायमंड बैड कंडक्टर क्यों था, क्योंकि उसको में एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन था। तब ये गुड कंडक्टर थे, यहाँ पर लिखा है प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यही आंसर इसका अच्छा सा है। इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, और नोट कर रहिएगा आप ये पॉइंट कि ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं, एक ग्रेफाइट क्रिस्टल कंसिस्ट, एक ग्रेफाइट क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लेयर, मतलब जो ग्रेफाइट का क्रिस्टल कंसिस्ट करता है लेयर को ऑफ कार्बन एटम और शीट ऑफ कार्बन एटम, मतलब कि ईच कार्बन एटम जो होता है, जो कार्बन एटम होता है ईच कार्बन एटम, ग्रेफाइट का कार्बन एटम जो होता है उसमें का प्रत्येक कार्बन एटम इस ग्रेफाइट लेयर ज्वाइंट 3 अदर कार्बन, मतलब एक कार्बन 3 अदर कार्बन से ज्वाइंट होते हैं एटम बाय स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड, और स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड के तहत ज्वाइंट होते हैं टू फॉर्म फ्लैट, क्या फ्लैट, टू फॉर्म फ्लैट हेक्सागोनल रिंग। कैसा फॉर्म करते हैं, फ्लैट हेक्सागोनल, आप फिगर में देख रहे होंगे कि फ्लैट हेक्सागोनल रिंग की तरह फॉर्म कर रहे हैं। तो देखिए आप कहेंगे, देखिए ये क्या कितना देखिए ईच डायमंड जो ईच कार्बन जो होता है वह 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा होता है। तो एक कार्बन बच गया आपका, इसका चौथा कार्बन बच गया, तो यही क्या करता है, एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन इज फ्री टू मेक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वही चौथा कार्बन जो बचा रहता है, फ्री रहता है, वही क्या करना बनाता है ग्रेफाइट को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसा है, हेक्सागोनल, फ्लैट हेक्सागोनल रिंग की तरह है। ठीक है, देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर भी मैं कैसे बनेगा उसका अलग पार्ट में वीडियो डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। अब देखिए बकमिस्टर फुलरेंस आता है हम लोगों का थर्ड पार्ट। बकमिस्टर फुलरेंस क्या है, देखिए दीज आर रिसेंटली डिस्कवर्ड एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, ये बहुत ही रिसेंटली डिस्कवर्ड एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है, विच वेयर प्रिपेयर्ड बाय द फर्स्ट टाइम ऑफ, जो कि फर्स्ट टाइम किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था, H.W. क्रूटो, स्मैली एंड रॉबर्ट कट के बाई एक्शन कैसे प्रिपेयर किया गया था, बाई एक्शन लेजर बीम, किसके कैसे, बाई एक्शन ऑफ लेजर बीम ऑन वेपर ऑफ ग्रेफाइट। जैसे देखिए यहाँ पर आप, जैसे वेपर है ग्रेफाइट का, ये उड़ रहा है, पेपर उड़ रहा है ग्रेफाइट का। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, इसमें बीम की गई, किसकी बीम, बीम मतलब होता है कि रे का झुंड, किरण का झुंड, किसकी किरण का झुंड का, लेजर का, लेजर यहाँ पे लिखा है ना, लेजर बीम ऑफ वेप ऑन ऑन मतलब में, पर वेपर ग्रेफाइट के वेपर पर बीम ऑफ लेजर का जब एक्शन किया गया, उसमें एक्सपेरिमेंट किया गया, तो क्या बना, बकमिस्टर फ्लोरेंस का प्रिपरेशन हुआ। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने लिखा है द फर्स्ट नोन एज फ्लोरेंस वाज C60, और जो फ्लोरेंस का कितने कंटेंट करता है, 60 कार्बन करता है। ठीक है, विथ स्मॉल प्रोपोर्शन C70 भी हो सकता है। तो इसका दिस डिजाइन एंड बिल्ड, जो डिज़ाइन किया गया बिल्ड किया गया किसके द्वारा, अमेरिकन आर्किटेक्ट रॉबर्ट बकमिस्टर फुलर के द्वारा। अब इसके बाद एक टॉपिक आती है हम लोगों के यहाँ पर NCERT बुक में, देखिए इसके बाद हम लोग एक क्लियर हो गया। अब हम लोग को आता है, यहाँ पर आता है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन क्यों वर्सटाइल नेचर है, जिसको मैं यहाँ पर लिख कर लिया हूँ। जो जहाँ पर थ्योरी का पार्ट है वहाँ पर मैंने पहले से लिख लिया, जहाँ से थ्योरी ख़त्म होगी वहाँ से मैंने आपको समझाना शुरू कर देंगे। ठीक है,
जैसे देखिए क्यों, अब यहाँ वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन क्यों वर्सटाइल नेचर है। जैसे आपको एक क्वेश्चन पूछ देता है यहाँ पर, चाहे यह लिख आपको यह लिखना हो चाहे यह क्वेश्चन लिखना हो, दोनों बराबर है, क्योंकि इसी क्वेश्चन से ये भी टॉपिक बनी हुई है। जैसे वाई कार्बन फॉर्म्ड मेनी कंपाउंड अदर दैन द एलिमेंट, मतलब कि कार्बन जो है क्यों बहुत ज़्यादा बॉन्ड को फॉर्म करता है, कंपाउंड को फॉर्म करता है अदर दैन एलिमेंट, और दूसरे एलिमेंट के द्वारा, और दूसरे एलिमेंट से कार्बन क्यों बहुत ज़्यादा बॉन्ड फॉर्म करता है दूसरे एलिमेंट से, उसी को कहते हैं वर्सटाइल। कार्बन क्यों वर्सटाइल नेचर, जिससे वो बहुत ज़्यादा बॉन्ड को फॉर्म करता है। यही दोनों, ये पूछे जब भी या ये पूछे क्वेश्चन, दोनों का क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। क्या है? द मेन फैक्टर ऑफ कार्बन टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड आर, क्यों, मतलब जो मेन फैक्टर क्या है, बोला द मेन फैक्टर ऑफ कार्बन टू फॉर्म लार्ज अमाउंट ऑफ कंपाउंड टू फॉर्म। तो पहला इसका मेन रीज़न है टेट्रावैलेंट। आप जिसको लिखेंगे टेट्रावैलेंट और टेट्रावैलेंसी, तो टेट्रावैलेंट लिखेंगे। और दूसरा जो इसका मेन कारण है वह है कैटेनेशन। इसका मेन कारण क्या है? कैटेनेशन और टेट्रावैलेंट। तो आप पहले में लिखेंगे टेट्रावैलेंट और दूसरे लिखेंगे कैटेनेशन। तो मैंने यहाँ पर कैटेनेशन को डिफाइन भी कर दिया है। कैटेनेशन होता है क्या? द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग, मतलब एक प्रॉपर्टी है सेल्फ लिंकिंग की ऑफ एलिमेंट की सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी है मेनली सी एटम में, मतलब सी एटम वाले जो होते हैं उनकी मेनली सी एटम वाले में सेल्फ लिंकिंग की जो प्रॉपर्टी होती है थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की। लॉन्ग चैन कैसे कैसे बॉन्ड बनाएंगे वो? लॉन्ग चैन, स्ट्रेट, ब्रांच चैन एंड रिंग, डिफरेंट साइज के, तो उसको क्या कहेंगे? कैटेनेशन। ठीक है। अगर कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड, कोई भी कार्बन का एटम कोई भी कार्बन का एटम वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है लॉन्ग चैन, स्ट्रेट चैन, ब्रांच चैन एंड रिंग, डिफरेंट साइज का, वो भी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैटेनेशन कहते हैं। बहुत आसानी से समझ गए होंगे आप कैटेनेशन। और उसके पास कैटेनेशन की भी प्रॉपर्टी होती है और टेट्रावैलेंट की और टेट्रावैलेंसी की भी प्रॉपर्टी है, जिसके कारण क्या है आप लिखेंगे दिस प्रॉपर्टीज टू टेक द कार्बन, दिस नोन एज वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। इसीलिए कार्बन को क्या कहते हैं? वर्सटाइल नेचर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग का एक टॉपिक आता है, आपको देख लीजिए एनसीईआरटी बुक में। एनसीईआरटी बुक में आप देख लीजिए एक टॉपिक आती है हम लोगों की कि हम यहाँ पर आई है। इसके बाद देखिए एक टॉपिक आई है जिससे हम लोग में यहाँ डू नो मोर में दिखा, मोर टू नो। तो यहाँ पर एक टॉपिक आई है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो मैंने इसको भी मतलब कि डिस्क्राइब किया अपने नोट्स में। तो देखिए क्या दिया है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहते हैं? तो देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहते हैं? देखिए किसको कहते हैं, देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर थोड़ा ऊपर कर देते हैं। तो द कंपाउंड ऑफ कार्बन, मतलब जो कार्बन के कंपाउंड एक्सेप्ट इट्स ऑक्साइड, अगर वो ऑक्साइड के नहीं है, कार्बोनेट के नहीं है, हाइड्रोजन कार्बोनेट साल्ट के नहीं है, तो अगर इन तीनों से अगर बने नहीं हैं, एक्सेप्ट है, अछूते हैं, और किसी से भी बने, इन तीनों से अगर अछूते हैं तो उस टाइप के कार्बन कंपाउंड क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। अगर इन तीनों चीज़ों से अगर वो कार्बन नहीं बना है, कार्बन कंपाउंड नहीं बना है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का कहलाएगा। ठीक है। अगर वो बना है तो नहीं कहलाएगा। बस कहने का मतलब वही है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? द कंपाउंड ऑफ कार्बन एक्सेप्ट ऑक्साइड कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट साल्ट नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। तो अब इसके बाद आपको एक टॉपिक आती है। देखिए इसके बाद से मैं आप समझाना शुरू कर दूंगा आपको, बट थोड़ा हाइड्रोकार्बन है तो उसको समझाने के बाद इसके बाद मैं समझाना शुरू कर दूंगा आपको। ठीक है। हाइड्रोकार्बन के बाद मैं समझाना शुरू कर दूंगा। नहीं तो रुकिए, मैं समझाना शुरू करता हूँ डायरेक्ट पॉइंट से। इसके बाद एक टॉपिक आती है हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? द ऑर्गेनिक, बुक में देखते रहिए, द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन और कॉल्ड हाइड्रोकार्बन।
क्या लिखा है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बस केवल कार्बन एंड हाइड्रोजन को कंटेन करता है उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब देखिए हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स के होते हैं, मतलब लिखेंगे कि हाइड्रोकार्बन आर 2 टाइप्स। पहला कौन सा, पहले लिखेंगे हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स। पहला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा अनसैचुरेटेड। पहला सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब इसको डिफाइन करते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड को। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है इसको डिफाइन करते हैं। तो देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं, द हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल कार्बन एटम, मतलब जितने भी कार्बन एटम उस कंपाउंड में होंगे, आर लिंक बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, वो कितने सिंगल बॉन्ड से बंधे होने चाहिए। जितने भी हाइड्रोकार्बन में कार्बन एटम होंगे वो सब सिंगल बॉन्ड से बंधे होने चाहिए, तो उनको क्या कहेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का दो नाम होता है। पहला नाम क्या है, एल्केन। दूसरा पैराफिन्स, पैराफिन्स। एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ए सिंगल बॉन्ड। आल किससे बने होने चाहिए, सिंगल बॉन्ड से, तो सैचुरेटेड होंगे। अब देखिए इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, जनरल एल्केन क्या है, पैराफिन्स क्या है, सैचुरेटेड क्या है, सभी का ही है। तो इनका जनरल फार्मूला क्या था, CnH2n+2। ठीक है, जनरल फार्मूला इनका हो गया। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, तो मेथेन में लिखेंगे CH4 और C2H6 एथेन। इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। जैसे देखिए 2 कार्बन है, तो हमने बताया था 2 कार्बन हो गया, इसमें बॉन्ड हो गया। अब 6 हाइड्रोजन हो जाए, 1 2 3 1 2 3 6 हाइड्रोजन, ऐसा बनेगा डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, डॉट स्ट्रक्चर। तो इसको क्या कहेंगे, एल्केन कहेंगे या सैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन कहेंगे, ठीक है। इसके बाद अनसैचुरेटेड में चलते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, समझ रहे हैं, अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर से। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिखेंगे, द हाइड्रोकार्बन in which all in which at least one double bond or triple bond triple bond present along, मतलब लिखेंगे क्या, देखिए प्रेजेंट along with सिंगल बॉन्ड। क्या लिया है, द हाइड्रोकार्बन इन विच एटलीस्ट डबल बॉन्ड होने चाहिए, सिंगल बॉन्ड होने, ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए, प्रेजेंट along विथ, किसके साथ, सिंगल बॉन्ड भी होगा तो चलेगा, बट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए उसमें, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। एग्जाम्पल ले लीजिए आप, पहले एग्जाम्पल है, इसको 2 भागों में बांटा गया, उसको बताएंगे उसके बाद, ठीक है। 2 डबल बॉन्ड होने चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए 2 भागों में कौन कौन से हैं, 2 पार्ट में बांटा गया, अनसैचुरेटेड, ठीक है, अनसैचुरेटेड को 2 भागों में, तो पहला एल्कीन और दूसरा है एल्काइन, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन में डबल बॉन्ड
और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, एल्कीन को हम लोग क्या कहते हैं, ओलेफिन्स। ओलेफिन्स, ठीक है, ओलेफिन्स कहते हैं। इसमें डबल बॉन्ड एल्कीन में और इसमें ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और एक आपको मैं सैचुरेटेड में बताया था एल्केन, एल्केन उसमें सिंगल बॉन्ड। ठीक है, आपको याद रखना है सब। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ और इसका फॉर्म जनरल फार्मूला बना था, जनरल फार्मूला इसका है, जनरल एल्केन का जनरल फार्मूला। तो क्या है वो, CnH2n। और इसका जनरल फार्मूला क्या है, इसका जनरल फार्मूला CnH2n-2। ठीक है, इनको याद रखना है। जैसे मैं पूरा सही लिख देता हूँ, एल्केन का जनरल फार्मूला, एल्कीन का, एल्काइन का, एल्केन का CnH2n+2, CnH2n-2। ठीक है, इनको याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो वीडियो को एंजॉय करते रहिए फटाफट। अब मैं जैसे दो चार आपको ड्रॉट स्ट्रक्चर बनाना सिखा देता हूँ। पहले उससे पहले आपको मैं पहले ये बता था हाइड्रोकार्बन में। देखिए C1 C2, जो मैं बता रहा हूँ सबको आपको याद रखना है। C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10। ठीक है, देखिए C1 C, अब मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। देखिए अगर कार्बन एक रहेगा, एक कार्बन रहेगा तो मेथ दो रहेंगे तो एथ तीन रहेंगे तो प्रोप चार रहेंगे तो ब्यूट और पाँच रहेंगे तो पेंट, छः रहेंगे तो हेक्स और सात रहेंगे तो हेप्ट, आठ रहेंगे तो ऑक्ट, नौ रहेंगे तो नॉन और 10 रहेंगे तो डेक। और देखिए और यहाँ पर लिखेगा सिंगल बॉन्ड रहेगा। जो मैं बता रहा हूँ आपको याद रहेगा तभी आप बॉन्डिंग कर पाएंगे। सिंगल बॉन्ड रहेगा मतलब ऐसा रहेगा, तो उसमें एन लगाएंगे, एन ध्यान से देखिएगा, एन। डबल बॉन्ड जो बता रहा हूँ अभी बॉन्डिंग का प्रोसेस है तो आप ध्यान से देखिएगा, इन लगाएंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, ये वाला ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन लगाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखिए C2H6 लेते हैं, C2H6। तो देखिए मैं यहाँ पर C करता हूँ और यहाँ पर C करता हूँ। कार्बन को कितनी आवश्यकता होती है, 4 की। तो पहले देखिए हम लोग इसमें एक बॉन्ड लगा देते हैं। ठीक है, अब इसमें 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 5 6। अब देखिए इसका कार्बन का कितना कार्बन का 4 एटम पूरा होगा कि नहीं, देखिएगा आप कैसे पूरा होता है। देखिए इसके पास पहले से 4 थे, इसके पास 4 है। आप सपोज कर इसके पास 4 थे तो आपको पता ही है 4 और आवश्यकता होगी। एक हो गए, 2 3 और एक 4, एक 1 2 3 4, 4 इसके पास थे पहले से, 4 ही हो गए, 8 हो गया इसका कंप्लीट। और इसको देखिए इसके पास भी 4 थे और उसके 4 लेना है, 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया। और हाइड्रोजन के पास एक पहले से था और एक लिया तो 4 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो ये बॉन्डिंग कंप्लीट हो गई। तो इसमें देखिए अब इसका नाम कैसे करेंगे, नोमेनक्लेचर। मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ और समझते जाइए। देखिए इसमें दो कितने कार्बन गिनिए आप, 1 2 2 है। तो आपको मैंने बताया 2 कार्बन रहेंगे तो क्या कहेंगे उसको, एथ लिखेंगे, एथ। अब देखिए इसमें बॉन्डिंग कितनी हाईएस्ट बॉन्डिंग 1 है, देख रहे हैं 1 बॉन्डिंग है। तो अब 1 बॉन्डिंग रहेंगे, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो क्या लगाएंगे, एन, लिखेंगे एन, एथेन। क्या पढ़ेंगे, एथेन। ठीक है, और एग्जांपल देके फटाफट आपको समझाऊंगा, आप अच्छे से समझ जाएंगे, मुझे आशा है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। C3 देखिए एग्जांपल लेता हूँ, C3H8। ठीक है,
C3H लेते हैं, या डबल बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर लेते हैं। चलिए इसको एक बार समझा के उसके बाद डबल बॉन्ड कर लूँगा, ठीक है। देखिए इसमें कितने कार्बन, 3 कार्बन, 1 2 3। और इसमें हाइड्रोजन कितने, 8 हैं। पहले इसमें 1 2 3 भर लेना है, फिर इसमें 1 2 3 भर लेना है, 1 2 3 4 5 6। आपको पता करना है कि 4, इसको 4 चाहिए तो आप यहाँ कर लेंगे, एक 8 हो गया, हाइड्रोजन भर लिया। एक इसमें, इसको इसके पास भी 4 होंगे, 1 2 3 4, इसके पास भी 4 होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 होंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, मेथ एथ 3 है ना, 1 2 3। तो देखिए इसको पढ़ेंगे मेथ एथ प्रोप, लिखेंगे प्रोप। यहाँ पे आप देखिए प्रोप, प्रोप 3 कार्बन है तो प्रोप। और बॉन्डिंग कितनी है, सिंगल, तो सिंगल बॉन्ड देखिए एन, तो लिखेंगे एन, प्रोपेन, ठीक है। तो और एग्जांपल एक डबल बॉन्ड का दिखाते हैं आपको। तो मैं आपको डबल बॉन्ड का भी दूंगा, आप अच्छे से समझते रहिए वीडियो को। तो देखिए एक एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको, ऐसे C2H4 का है, ठीक है। तो आप कैसे समझते हैं, 2 कार्बन है, 2 कार्बन हो गया, ठीक। अब देखिए 2 कार्बन हो गया। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन 4 है, तो पहले आप एक यहाँ पर लगा दीजिए, एक यहाँ पर लगा लीजिए, एक यहाँ पर लगा, एक 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 एक। अब इसके पास पहले इसके पास 4 कार्बन थे, तो अब इसके पास टोटल कितने हो गए, 4 पहले थे, 1 5 6 हो गए। इसको 2 क्या हो सकता है। अब इसको देखिए, इसके पास भी 4 थे, इसके पास भी 6 हो गए। तो अगर मैं यहाँ पर डबल लगा दूँ, डबल बॉन्ड, तो 6 4 पहले थे, 5 6 7 8, 8 कंप्लीट हो गया कि नहीं। इसका देखिए 5 4 पहले थे, 6 5 6 7 8, 8 कंप्लीट हो गया कि नहीं। इसमें डबल बॉन्ड लगा देंगे, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड की आवश्यकता है। तो अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर कैसे पढ़ेंगे, कैसे। इसमें देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, तो कितना हो गया, 2 कार्बन है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे मेथ एथ, 2 कार्बन के लिए एथ लिखेंगे, और डबल बॉन्ड के लिए इन लगाएंगे। देखिए इन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, एथ, और डबल बॉन्ड इन, तो क्या पढ़ेंगे इसको, एथीन, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो आप लोग, आशा करूँगा कि आप लोग समझ जाएंगे। मैं इसका प्रैक्टिस वीडियो भी डाल दूँगा, बहुत से जितने कार्बन एटम बनेंगे, ठीक है। तो उनको बना कर आपको और अच्छे से समझाऊँगा उस वीडियो में, उसको भी देखिएगा। पहले आप इसको भी देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो आपको आई होप, आशा करता हूँ कि पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा जितना मैंने बताया। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो देखिए इसके बाद हम लोग एक टॉपिक आई है, आइसोमेरिज्म। तो आपको बुक में देख रहे होंगे आइसोमेरिज्म, तो मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। तो देखिए आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म क्या दिया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हों, डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज हो। जैसे उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, बट उनकी क्या है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। लेकिन उस फिनोमेना को क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। आपको समझ गए होंगे। अब इसका जैसे मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। तो देखिए हमने यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर इसका ड्रा करूँगा। देखिए जैसे ए मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया ब्यूटेन का C4H10, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट मैं इसका 2 स्ट्रक्चर ड्रा करूँगा जिनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। तो ड्रा करते हैं। तो देखिए इसके पास 4 कार्बन है, तो ठीक है। हम लोग 4 कार्बन नॉर्मल स्ट्रेट चैन में, स्ट्रेट चैन का स्ट्रक्चर जो ड्रा होता है उसको ड्रा करता हूँ। 1 2 3 H H H H H H H H, इसके बाद भी 3 हो गया, H H H H। तो गिन लेते हैं, 4 कार्बन है तो 1 2 3 4 कार्बन हो गया, 10 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट चैन स्ट्रक्चर, पहला हो गया हम लोगों का। अब दूसरा ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। देखिए दूसरा भी ध्यान से देखिएगा। देखिए हम लोगों का होता है 4 कार्बन है, तो हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे, 1 2, ठीक है, 2 हो गया। अब इसको हम लोग एक ऐसे 3 4, ठीक है। अब इसमें 3 1 2 3 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है।
अब 4 कार्बन हो गया तो इस पे भी हाइड्रोजन 3-3 लगा देंगे। ठीक है, एक ऐसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस पे भी 3 हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखिए एक, अब जिसके 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हुआ यार, 10 नहीं हुआ। अच्छा इस पे एक लगाना था, सॉरी, देख लीजिए। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, कौन सा मेथड, ब्रांच चैन स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको ब्रांच चैन स्ट्रक्चर कहेंगे। कैसे पता चला, 1 2 3 4, देखिए यहाँ पर पूरा हो गया था, यहाँ पर भी 4 कार्बन पूरे हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं फंक्शनल ग्रुप। देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो फंक्शनल ग्रुप में पहला ग्रुप आता है हेलो ग्रुप। पहला ग्रुप किसका आता है, हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप में कौन कौन से आते हैं, पहला आता है हेलो ग्रुप में क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो। क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो। ठीक है, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो। अब देखिए इनका मतलब क्या है, आपको बताता हूँ नेक्स्ट पेज पे। आइए नेक्स्ट पेज पे देखिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो भी कीजिए। ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बच्चे देखें। ब्रोमो और फ्लोरो एफ एंड क्लोरोफ्लोरोब्रोमो आइडो आयोडीन। ठीक है, तो देखिए अब इसका मतलब क्या आएगा, अभी आपको थोड़ा नहीं समझ में आएगा, जब मैं आगे बताऊंगा तब समझ में आएगा। ठीक है, जैसे आपको एक कार्बन चैन दी हुई, सी सी सी, यहाँ पर बी आर दिया हुआ है। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, एग्जांपल ऐसा ही आता है। आपको एक कार्बन चैन दी हुई है, कंप्लीट है। अब इसका नॉमेनक्लेचर करने के लिए बोल रहा है आपसे। ठीक है, अब इसको दे दिया है आपको, नॉमेनक्लेचर बोल रहा है, इसका नॉमेनक्लेचर करो, इसीलिए फंक्शनल ग्रुप पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर करने के लिए बोला है। तो पहले आप इसमें कार्बन की संख्या, पहले देखिए नॉमेनक्लेचर करने की विधि क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है नॉमेनक्लेचर का। सबसे पहले हम लोग को देखना था स्टेप फर्स्ट में नंबर ऑफ कार्बन, दूसरा नंबर ऑफ बॉन्ड, एंड तीसरा नंबर अदर अदर थिंग्स। अदर थिंग्स में जैसे फंक्शनल ग्रुप नहीं ना है कि फंक्शनल ग्रुप नहीं ना है कि एल्काइली ग्रुप नहीं ना है, तो इन सब होमोलो सीरीज नहीं है, तो इन सबको आइसोमरेज नहीं है, तो उन सबको देखना पड़ता है अदर थिंग्स में। तो यहाँ पे लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। तो पहली प्रोसेस हम लोग को क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन कितने हैं, 1 2 3। पहला मेथ एथ प्रोप, तो यहाँ लिखेंगे प्रोप। आप उसको सीरीज को याद करिए। ठीक है, तभी समझ में आएगा अच्छे से। प्रोप हो गया, प्रोप प्रोप हो गया। अब उसके बाद बोला कि नंबर ऑफ बॉन्ड, कितनी बॉन्ड है, हाईएस्ट बॉन्ड कितनी है, तो आपको सिंगल बॉन्ड ही दिख रही है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होता है, एन, तो लिखेंगे एन, प्रोपेन। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग अदर थिंग्स, फंक्शनल ग्रुप है क्या, तो देखेंगे यहाँ बी आर यहाँ पर मिला, बी आर। तो बी आर का क्या है, ब्रोमो, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे सबसे ब्रोमो, एक डैश लगाएंगे, इसे लिखेंगे ब्रोमो, ब्रोमो डैश प्रोपेन। दिस इज नॉमेनक्लेचर, इसका नेम हो गया, आईयूपीएसी नेम हो गया। सॉरी इसका नहीं, इसका क्या होगा, आईयूपीएसी नेम। ठीक है, आईयूपीएसी नेम, इंटरनेशनल यूनियन अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इसका नेम हो गया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगा, अगर इसी के साथ अगर ऐसे रहता, देखिए ऐसे,
आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप समझिए। CCCI, अगर यहाँ पर आई रहता, डबल बॉन्ड है, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो देखिए अब इसका नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले आपको पता है कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 3 द प्रोप होगा। अब नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हाईएस्ट है इसमें, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के लिए इन होता है, इन, ध्यान दीजिएगा, डबल बॉन्ड इन। उसके बाद अदर थिंग्स है क्या, तो देखें अदर थिंग आई है, तो आई किसका, आइडो का, तो यहाँ लिखेंगे आइडो, हाइड्रोप्रोपीन। ठीक है, तो आपको एक फंक्शनल ग्रुप हेट्रो का समझ में आ गया। इसके बाद बहुत ही फंक्शनल ग्रुप है। दूसरा फंक्शनल ग्रुप आता है हम लोगों का एल्कोहल। एल्कोहल 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 में देखिए, एल्कोहल में जो लगा रहेगा, एल्कोहल का फंक्शनल फार्मूला जैसे कि जो इसमें लगा रहेगा कार्बन कंपाउंड में, तो लगा रहता है OH। और जब OH रहता है तो OH के जब हम लोग उसको बनाते हैं तो उसके स्थान पर क्या लगाते हैं, सफिक्स लगाते हैं OL। ठीक, तो एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिया CCC और OH दिया हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, तो आप यहाँ पर नोमेनक्लेचर जब करेंगे इसका, तो देखेंगे कितना कार्बन है, 1 2 3 प्रोप, तो प्रोप लिखेंगे। बॉन्ड देखेंगे तो एन, ब्रोन एन। और इसके बाद ये देखेंगे कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या, तो आप देखेंगे एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर, तो इसकी जगह सफिक्स क्या जोड़ेंगे, OL, तो लिखेंगे OL। तब इसका जब टोटल लिखेंगे तो क्या होगा, प्रोपे, अब ई हटा देंगे तो प्रोपेनॉल हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। ठीक है, प्रोपेनॉल हो जाएगा। तो ऐसे सफिक्स जोड़कर टोटल इसका नेम लिखते हैं। तो इसका IPSC नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और देते हैं आपको, CCOH। ठीक है, इस पे H H H H H H H H, इस पे H नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी H रहेगा। तो देखिए यहाँ पर H नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर 4 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कितने कार्बन, 3 है, 3 है, 3 है ना, हाँ 3 है, तो प्रोप। अब डबल बॉन्ड है तो इन। अब इसमें क्या है, OH ग्रुप एल्कोहल का है तो OL। तब इसको जब लिखेंगे तो प्रोपिनोल। ठीक है, प्रोपिनोल ऐसे बनाते हैं। अब तीसरा ग्रुप हम लोग का एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड। आप लोगों के लिए वीडियो में बनाने में इतनी मेहनत लगती है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम लोग का चैनल का सपोर्ट हो और हम लोग आगे जाकर आपके लिए एक से एक बेहतरीन वीडियो लाएं। ठीक है, अगर आप लोग सपोर्ट देंगे तो हम अच्छा से अच्छा वीडियो बनाएंगे और ज़्यादा सब फैसिलिटी प्रोवाइड होगी, जिससे वीडियो में कोई दिक्कत नहीं होगी और आप लोगों को भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए ये जो एक कंपाउंड में ऐसा लगा रहेगा आपको कहीं पे। ठीक है, तो अब इसके सफिक्स क्या जोड़ेंगे, जो मैं बता रहा हूँ सफिक्स क्या जोड़ेंगे आप, उसमें जोड़ेंगे अल जोड़ेंगे। एग्जाम्पल देखिए फटाफट, आप एग्जाम्पल से समझते जाइए। सी 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 H और डबल बॉन्ड O, ये वाला दिखा आपको। ठीक है, O ये वाला दिखा, इस पे H जोड़ दीजिए फटाफट, H H H H। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब कुछ आने लगेगा, मेरी गारंटी है। बट आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा, वैसे नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ कार्बन देखना, 1 2 3 4, तो 4 तो ब्यूट हो गया। अब बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड देखना, सिंगल है तो N हो गया। ठीक है, ब्यूटेन। अब इसमें देखना है कोई फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप दिखा भाई एल्डिहाइड का, तो सफिक्स क्या जोड़ना है आपको, ध्यान देना है अल। तो प्लस मतलब यहाँ लिखेंगे ऐसे काम करके अल, जब टोटल लिखेंगे तो ब्यूटेनल। ठीक है, तो ब्यूटेनल हो जाएगा इसका IPSC नेम। IPSC नेम क्या जाएगा इस फार्मूले का, इसका, तो ब्यूटेनल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं ऐसे एक एग्जाम्पल दे देता हूँ।
तो देखिए आप ऐसे बना लिए। उसके बाद देखिए आपको ये जो कार्बन इसमें जुड़ा हुआ है कि आपको लगे, आपको इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि आप जब गिनेंगे तो इस कार्बन को नहीं गिनेंगे, इसको भी गिनेंगे। मैं बता दे रहा हूँ, इस वाले कार्बन को भी गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 है तो पेंट हो जाएगा, पेंट। अब इसमें डबल बॉन्ड देख रहे हैं, हाईएस्ट डबल बॉन्ड है, हाईएस्ट डबल बॉन्ड है तो इन हो जाएगा, पेंटीन। और एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डिहाइड ग्रुप के अल, तो यहाँ लिखेंगे पेंटीनल। इसका आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा इस कार्बन कंपाउंड का, पेंटिनल। इसके बाद पांचवा जो चौथा देखते हैं, केटिनोन, कीटोन, कीटोन ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का पांचवा ग्रुप जो है कीटोन ग्रुप। तो देखिए कीटोन ग्रुप में जो आएगा आपको जुड़ा रहेगा कंपाउंड में, वो जुड़ा रहता है डबल। देखिए ऐसे रहता है, इधर भी रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है। देखिए ऐसे ये दो में जो लगा रहा हूँ, बार बार आपको ध्यान दिला रहा हूँ। ये देखिए ये इसका मतलब कि कंपाउंड के बीच में लगा रहता है, किनारे नहीं लगेगा कभी भी, क्योंकि इसका मतलब इधर भी कुछ भी चाहिए तो बीच में लगेगा। तो ये रहेगा तो इसमें सफिक्स जोड़ेंगे हम लोग, ओ अल जोड़ें, क्या जोड़ेंगे, ऑन, ऑन जोड़ेंगे, ऑन। लिखा है 1 बट इसको इस केमिस्ट्री में ऑन पढ़ते हैं, ऑन। देखिए इसका एक एग्जांपल देखिए फटाफट आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल हो गया। अब जब इसको हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं, देखिए कि नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 प्रोप, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन प्रोप हो गया। अब बॉन्ड कितना है, एन, एक है तो एन लग गया। अब ग्रुप देखेंगे, देखिए मैंने बताया था इसको बीच में लगेगा, ये इधर से, देखिए ये वाला आ गया। इसमें सफिक्स क्या जोड़ेंगे, 1, तो 1 जोड़ेंगे तो टोटल लिखेंगे प्रोपे, ए ई हटा देंगे, प्रोपेन 1, प्रोपेनॉन। क्या पढ़ेंगे हम लोग इसको, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद जो पांचवा और लास्ट फंक्शनल ग्रुप आता है हम लोगों का, वो आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। पांचवा जो आता है हम लोगों का कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का जो होता है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल फार्मूला कैसे लगा रहेगा, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये लगा रहेगा या आ, सी डबल ओ एच। इन दोनों में से कोई एक ही आ सकता है, इन दोनों में से कोई एक आएगा, या ये आएगा या ये आएगा। तो हम लोग सफिक्स क्या जोड़ेंगे उसके स्थान पर, सफिक्स जोड़ेंगे ओइक एसिड, ओइक एसिड। एग्जाम्पल देखिए तो समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे तो देखिए सी 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 डबल बॉन्ड ओ ओ एच, यहाँ पर एच, यहाँ पर एच, एच एच एच। अब जब करेंगे तो आप भी बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो जाएंगे। 1 2 3, 3 है तो प्रोप। अब बॉन्ड नंबर 1, बॉन्ड 1, प्रोपेन। अब ये जब ये देखें आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल फार्मूला, तो आप इसमें जोड़ेंगे ओइक, तो आप लिखेंगे प्रोपे, अब ये हटा देंगे यहाँ से, प्रोपेनोइक एसिड, यहाँ पर एसिड लिखेंगे। तो इसका फंक्शन आईपीएससी नेम क्या होगा, प्रोपेनोइक एसिड इस फार्मूले का, ठीक है। एक ऐसे एग्जांपल दे देता हूँ आपको, सी सी डबल बॉन्ड का दे देता हूँ, सी सी डबल ओ ओ एच, इस पे एच 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 एच, ठीक है। एग्जांपल एक है, तो देखिए इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन, तो ब्यूट, डबल बॉन्ड है, हाईएस्ट दिख रहा है इन ब्यूटीन। अब इसमें दिख रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला है, फंक्शनल फार्मूला है, तो अब लिखेंगे आप ओइक एसिड। जब टोटल लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। आपको आइसोमर भी समझा दिया, ब्यूटेनोइक एसिड भी समझा दिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं होमोलोगस सीरीज आता है हम लोगों का, इसके बाद होमोलोगस सीरीज आता है। तो हम लोग होमोलोगस सीरीज को समझते हैं क्या होता है। होमोलोगस सीरीज क्या होता है, देखिए होमोलोगस सीरीज क्या होता है कि इस सीरीज मतलब कि एक सीरीज होती है, जैसे एक क्या होता है,
एक सीरीज होती है, एक सीरीज ऑफ सिमिलरिटीज constituent compound in which the member are same functional group and similar chemical properties and any two successive member in particular series and differ their molecular formula कितना होगा CH2 का उसमें क्या होगा CH2 यूनिट इट इज कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज। देखिए क्या कर रहा है कि एक सीरीज होगी जो सिमिलर कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड की होगी, एक सिमिलर सीरीज होगी जो कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड की होगी इन विच द मेंबर आर सेम फंक्शनल ग्रुप, जो उसमें मेंबर होंगे सेम फंक्शनल ग्रुप के होंगे और उनका सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होगी एंड टू सक्सेसिव मेंबर भी होंगे, उसमें दो की बढ़ोतरी होगी और पार्टिकुलर सीरीज आर डिफरेंस, उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला का कितना डिफरेंस होगा CH2 का यूनिट का, तो उसको हम लोग होमोलॉगस सीरीज कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए आप लोग, एग्जांपल से अच्छा समझ में आता है, ठीक है। तो एग्जांपल देखिए फटाफट, CH4 C2H6 C3H8 C4H10। तो देखिए ये जो हैं ये सब एल्केन फंक्शनल ग्रुप के हैं, एल्केन के ग्रुप हैं और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सिमिलर है। और इनमें देखिए इनमें दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो CH2 का आएगा। देखेंगे कैसे दिखाते हैं, देखिए आइए, जैसे C2H6 है और क्या है CH4 है, तो इसमें दोनों में फंक्शन देखेंगे डिफरेंस देखेंगे CH2 आएगा कैसे, C2H6 है और इसमें देखिए CH4। अब जब इसमें CH2 जोड़ेंगे, देखिए CH2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 6 एंड C2। देखिए यहाँ पे H6 आ गया और एक C 2 C, तो ये फार्मूला दिख रहा है आपको, वही इसमें डिफरेंस कितना का CH2 का है, ठीक है। तो यही क्या होमोलॉगस सीरीज है। अब होमोलॉगस सीरीज भी कंप्लीट हो गया आपका। उसके बाद हम लोग नॉमेनक्लेचर भी पढ़ लिए हैं। फिर इसके बाद हम लोगों का होता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, तो देखिए ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड है, तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड में सबसे पहला आता है हम लोगों का यहाँ पर क्या आता है कंबस्शन। तो देखिए मैंने सब फटाफट लिख दिया, थ्योरी यही है, तो मैं आपको बुक से ही समझा देता हूँ कि नहीं तो ऐसे ही समझा देता हूँ। देखिए बस थ्योरी है, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। देखिए क्या रहा है, कार्बन कंपाउंड बर्न इन ऑक्सीजन, जब भी कार्बन कंपाउंड बर्न करेगा ऑक्सीजन में तो टू फॉर्म वाटर, टू क्या करेगा वाटर, कार्बन वाटर फॉर्म करेगा, क्या क्या फॉर्म करेगा उसको नोट करते जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा, हीट फॉर्म करेगा, लाइट फॉर्म करेगा। जैसे C कार्बन प्लस O2 जब बर्न करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। CH4 जो कि मेथेन है वो भी जब ऑक्सीजन से बर्न करता है तो H2O फॉर्म करता है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है, हीट फॉर्म करता है, लाइट फॉर्म करता है। जब C2H5OH ऑक्सीजन से बर्न करते हैं तो वाटर फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट एंड एनर्जी फॉर्म हीट एंड लाइट फॉर्म करता है, ठीक है।
तो ये कंबस्शन है। उसके बाद हम लोग को ऑक्सीडेशन, देखिए क्या आता है कि इसको बस आपको रटना पड़ेगा। समझा भी देता हूँ अच्छे से, लेकिन आपको जब तक रटेंगे नहीं तब तक याद भी नहीं आएगा। समझेंगे क्या है कि जब भी कोई कार्बन कंपाउंड बर्न करता है ऑक्सीजन में तो क्या करता है, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड हीट लाइट प्रोड्यूस करता है। बस यही देख लीजिए, एग्जाम्पल है। उसके बाद दूसरा आता है ऑक्सीडेशन। कार्बन कंपाउंड लाइक एल्कोहल are oxidized to carboxylic acid on heating with oxidizing agent like alkaline potassium permanganate KMnO4 and acidic potassium dichromate K2 K2Cr2O7 K2Cr2O7। देखिए एग्जाम्पल, मतलब इसका जो एग्जांपल है C2H5OH में जब हम लोगों ने एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्लस हीट कराया तो हम लोगों को क्या मिला, एथेनोइक एसिड मिला। ठीक है, तो ये क्या ऑक्सीडेशन है। यहाँ पर देखिए O आ गया और H आ गया। एडिशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडरगोज एडिशन रिएक्शन। जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडरगोज एडिशन रिएक्शन में आते हैं तो विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। अब निकल के प्रेजेंस में और पैलाडियम एज कैटालिस्ट टू फॉर्म इस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो क्या फॉर्म कर लेता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्म कर लेता है। तो देखिए जैसे एथीन अंडरगोज एडिशन रिएक्शन विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म इथीन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल पैलाडियम एज कैटालिस्ट। इधर देखिए मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो जब C2H4 प्लस H2O को जब इसमें H2O से रिएक्शन कराते हैं तो निकल एंड PD कैटालिस्ट तो क्या फॉर्म होता है, C2H6। अब देखिए इसको इसी में बॉन्ड के रूप में फॉर्म किया गया है। ठीक है, तो इसके बॉन्ड में फॉर्म किया गया, दो कार्बन है, दो बॉन्ड है, ऐसे फॉर्म करके वही है, इसको बॉन्ड में फॉर्म किया गया है। तो दिस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अंडर टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में टू फॉर्म सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब हम लोग अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में हाइड्रोजन का रिएक्शन कराते हैं तो वो क्या फॉर्म कर लेता है, सैचुरेटेड। ये सैचुरेटेड है और ये अनसैचुरेटेड है। ठीक है, जब अनसैचुरेटेड में हाइड्रोजन का अभिक्रिया कराते हैं तो सैचुरेटेड फॉर्म कर लेता है। इसी प्रोसेस को हम लोग हाइड्रोजीनेशन कहते हैं। हाइड्रोजीनेशन इज कन्वर्ट अनसैचुरेटेड ऑयल एंड फैट टू सैचुरेटेड ऑयल एंड फैट। अनसैचुरेटेड ऑयल फैट को सैचुरेटेड ऑयल फैट में कन्वर्ट कर देता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ हैलोजन टू फॉर्म सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। जैसे मेथेन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। CH4 में जब क्लोरीन का प्रक्रिया कराया तो CH3Cl प्लस HCl निकल गया। जब इस वाले में फिर से एक बार Cl2 की प्रक्रिया कराया, रिएक्शन कराया तो फिर CH2Cl में HCl निकल गया। फिर इसमें जब HCl की 2 प्रक्रिया कराया तो CH3 HCl निकल गया। जब इसमें HCl की अभिक्रिया कराया तो लास्ट में अपना फाइनल प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोगों का इसके बाद फ्यूल एंड फ्लेम आता है। तो फ्यूल एंड फ्लेम में जो हम लोग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सम अदर इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड जो है इथेनॉल और क्या है, और स्टरिफिकेशन है, एसिटिक एसिड है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग इथेनॉल का देखते हैं, सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड इथेनॉल का देखते हैं। देखिए इथेनॉल को हम लोग एल्कोहल भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला C2H5OH, और इसको हम लोग CH3CH2OH में लिखते हैं। इसका कॉमन नेम इथेन एल्कोहल भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देख लीजिए। प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, एल्कोहल इथेनॉल इज ऑब्टेन्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ मोलास विच
आर ऑब्टेन फ्रॉम द शुगर कैन जूसेस। ठीक है। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, मतलब एल्कोहल को जो ऑब्टेन किया जाता है फर्मेंटेशन प्रोसेस से, शुगर कैन को जो फर्मेंटेशन प्रोसेस से मोलास किया जाता है तो क्या एल्कोहल इथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इट इज़ लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर, इट इज़ मेल्टिंग पॉइंट 156 के केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन, इट इज़ सल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शनल, ये सल्यूबल है वाटर में ऑल प्रोपोर्शनल में। केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सोडियम से जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, देखिए वो CH3CH2 एथेनॉल जब सोडियम से रिएक्ट करता है तो CH3CH2O एन निगेटिव एंड पॉजिटिव प्लस हाइड्रोजन गैस जो निकलेगा साउंड कैसा साउंड फॉर्म करेगी, पॉप साउंड। ठीक है। उसके बाद यूज़ की बात करें तो इट इज़ यूज टू ड्रिंक, इट इज़ यूज टू मेडिसिन, कफ सिरप, टॉनिक, एल्कोहल एक्ट एज ए क्लीनर, एल्कोहल एज ए फ्यूल। इसके बाद एथेनोइक एसिड की बात कर लेते हैं तो कॉमन नेम एसिटिक एसिड, फार्मूला CH3COOH, काल्ड विनेगर कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट 290 के, ड्यूरिंग विंटर फ्रीज हो जाता है। इट इज़ कॉल्ड गैलेशियल एसिडिक एसिड, इट वीकर दैन द HCl, यह HCl से कमज़ोर होता है बट स्ट्रांगर दैन द हाइड्रो एल्कोहल से स्ट्रांगर होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ बात कर लेते हैं, एसिड नेचर होता है, रिएक्शन विथ बेस, जब बेस से रिएक्शन करता है तो एसिडिक एसिड जब बेस से रिएक्शन करता है सोडियम एसीटेट बनाता है NaOH से, जब CH3COO और निगेटिव यहाँ पॉजिटिव चार्ज Na और H2O का फॉर्मेशन होता है। इसका यूजेस की बात कर लेते हैं, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग विनेगर, इट इज़ मेकिंग विनेगर के यूज में आता है। इट इज़ यूज फॉर प्रिजर्व पिकल मतलब अचार को प्रिजर्व करते हैं। इट इज़ यूज फॉर सिंथेटिक्स कंपाउंड लाइक स्टर को बनाने में इसका यूज़ करते हैं, इथेनोइक एसिड विनेगर का। ठीक है। तो हम लोगों का इसके बाद आता है, जो हम लोगों का आता है सॉप एंड डिटर्जेंट। तो सॉप एंड डिटर्जेंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके लिए मैंने एकदम एक अच्छी सी वीडियो बनाई है सॉप एंड डिटर्जेंट की। ठीक है। तो उसको आप जाकर देख लीजिए, मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ पर आप जाकर देख लीजिएगा। क्योंकि जो सॉप एंड डिटर्जेंट अभी इतना मतलब कि इतना बड़ी लंबी वीडियो हो गई तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने एक अच्छी सी वीडियो बना दी है। सॉप एंड डिटर्जेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोगों को चैनल अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग हमारे फर्स्ट फ्यूचर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि हमारे फर्स्ट सब्सक्राइब कीजिए फर्स्ट फ्यूचर क्लासेस को। ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।